वेलकम बैक टू एमएसबी's केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से मैटर जो होता है एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझाते हैं, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा उनके बीच में स्पेशीज वगैरह होती हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस को इंडिविजुअली डील कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम ये जानेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है। सॉरी, इसका मतलब ये है कि मैटर जो होता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड भी है और आपके पास गैस भी है। ये तीन स्टेटस मैटर की। ओके, मैटर की तीन स्टेट होने की वजह से क्या है, क्या हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसका अपोजिट कि क्या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन जितना भी हमारा एक दूसरे के फॉर्म में, इसको हम डील करेंगे दो कारणों से समझेंगे। एक है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज की वजह से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर किस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है, हम उसके बारे में जानेंगे आज। उससे पहले कुछ ऐसे बेसिक नॉलेज लेंगे कि जो हम आइस होता है, वाटर का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। आपके पास वाटर है, ओके। ये वाटर अगर आपका सॉलिड होगा तो इसका मतलब आइस के रूप में होगा, ओके। इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये वाटर जो होगा आपका लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करेगा। एस फॉर सॉलिड एंड एल मीन्स लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम इस वक्त क्या बोलेंगे, वाटर। पहले आइस होता है, देन उसके बाद ये वाटर कहलाता है, और उसके बाद दोबारा से हीट करेंगे इसको, तो अब ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, गैसियस फॉर्म में, मीन्स वाटर वेपर्स के रूप में पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपेरिमेंटेशन सबसे आसान है, जिससे हम समझ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी हम हीट कर रहे हैं, यहाँ भी हीट पड़ रहा है, ओके। तो देखिए होता क्या है, एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपने आइस ली है, और आप जानते हैं आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है, ओके। और सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपने क्या किया, इसमें एक थर्मामीटर आपने इसमें क्या कर दिया, रख दिया, और थर्मामीटर से आप क्या करना चाहते हैं, इसमें इसका टेम्परेचर नोटिस करना चाहते हैं। ये अभी आइस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसको ट्राइपॉड स्टैंड में लगाया आपने इसको, ओके। और इसको आपने क्या करने की कोशिश की, हीट देने की कोशिश की। ट्राइपॉड स्टैंड में लगाने के बाद जब आपने इस सिस्टम को हीट किया तो आपने क्या पाया, थोड़ी देर बाद हीट करने पर जो बीकर में आपका आइस के जितने भी आपके टुकड़े थे वो सारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होने के बाद इसमें जो आपके आप पार्टिकल्स रह जाएंगे वो किस चीज़ के रहेंगे, लिक्विड के। और हम जानते हैं ये लिक्विड कहलाएगा क्या, वाटर। और हम जानते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं आइस के कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस होता है। क्या होगा यदि इसी वाटर को हम हीट करें, और हीट करने पर हम नोटिस करें क्या चीज़, कि ये जो आपके जितने पार्टिकल्स थे इस बीकर में लिक्विड के, अब इन पार्टिकल्स में ये टेंडेंसी होगी कि अभी किस स्टेट में चले गए, वेपर स्टेट में चले गए। वेपर स्टेट में जाने का मतलब ये हो गया, पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि अभी वाटर वेपर में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं गैस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सॉलिड स्टेट थी, ये आपकी लिक्विड स्टेट होगी, और ये कैसी स्टेट होगी, ये गैस की स्टेट होगी वाटर के कंडीशन में, ओके। अब आप देखिए क्या होता है यहाँ पे। एक्चुअली आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जब सॉलिड से, आप जानते हैं जब सॉलिड था, सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस वक्त जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और हम जानते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किस चीज़ का बेटा, आइस का, वो कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप सब लोग जानते होंगे 273.15 केल्विन, ओके। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब जैसे स्टार्ट हुआ टेम्परेचर यहाँ से बॉयल होना, और जब तक लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, सारा का सारा आइस सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, उस टेम्परेचर पे जहाँ से सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हुआ है लिक्विड में, जहाँ से आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो वो जो होती है उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे।
उस टेम्परेचर को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है कि कब, व्हेन आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, यहाँ पे ये टेम्परेचर हमें नोट करना है। इसी तरीके से जब हम लिक्विड वाले पार्टिकल्स को, मीन्स लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा वेपर स्टेट में जाने की कंडीशन रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा केस में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और वेपर स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें ये जो हीट दे रहे हैं, इस हीट की वजह से हमें यहाँ का टेम्परेचर नोटिस करना है। कौन सा टेम्परेचर नोटिस करना है यहाँ पे, कब वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ओके, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमें इनका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। जैसे ही लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू हुआ, वो उस टेम्परेचर को हम नोटिस करेंगे और उस पूरे दौरान वो टेम्परेचर में क्या चेंजेस आए वो भी हम देखेंगे। क्या टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते रहना पड़ा सारे के सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, या सारे के सारे आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या टेम्परेचर कंटिन्यूसली हमें बढ़ाते रहना पड़ा, या फिर क्या टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, रीज़न क्या है कि जब आप कभी भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ओके, किसी भी सिस्टम का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की। और ये पार्टिकल्स किसके हैं, मान के चलिए अभी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स को जैसे हमने हीट दिया तो एक हीट जो होगा वो अपनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, और हीट एनर्जी जैसे प्रोवाइड करेगा पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स की एक एनर्जी उसके साथ एसोसिएट रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स को मिलेगी। अब पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने शुरू कर देंगे। तो पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे अपने प्लेस पे, देखिए जब प्लेस पे अपना पार्टिकल एक वाइब्रेट करने लगेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एक लेयर से दूसरी लेयर को सप्लाई होगी। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। जब ऐसा एनर्जी सप्लाई देखो वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ जब वाइब्रेट करने लगे तो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो क्या होने लगी, वो फास्ट होने लगी। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि इनकी स्पीड क्या होगी, ग्रेट स्पीड अटेन कर लेंगे ये लोग। ग्रेट स्पीड जब अटेन करेंगे तो वो एक लेयर से दूसरी लेयर में अपनी जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो एनर्जी सप्लाई का काम करेंगे ये लोग। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, ये जो आपने एनर्जी दी है नीचे से, ये बर्नर से आपने जो हीट प्रोवाइड किया, ये हीट जो होती है वो कहाँ इस्तेमाल होती है। एक्चुअली ये जो हीट होती है इट इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। आप जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से थे आपस में, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और आपने जैसे इस सिस्टम को बाहर से हीट देने की कोशिश की तो पार्टिकल्स एक दूसरे के प्लेस में वाइब्रेट करने शुरू हो गए। वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ऊपर को सप्लाई होती रही कंटिन्यूसली। जब ये पार्टिकल जो होगा वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन कंटिन्यू लगता रहेगा। ये एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होगा तो एक पार्टिकल यहाँ जाएगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग क्या करते हैं, वो एनर्जी जो हीट एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हीट एनर्जी होती है इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वहां यूटिलाइज हो जाती है। और ऐसे केस में जब ऐसा होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन कैसी है बेटा, पार्टिकल्स आर क्या है इसमें, फिक्स्ड, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। लेकिन ये जो फिक्स पार्टिकल्स होंगे अब क्या उस स्टेट में रहेंगे, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स जो होंगे अब वो अपनी स्टेट में नहीं है, फिक्स पोजीशन पे नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसको लीव कर देंगे जब ओवरकम होने लगेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल क्या करने लगेंगे, अपनी जगह से अपने पार्टिकल्स को क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये कंडीशन होने वाली होगी फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो उस वक्त सॉलिड जो होगा उस वक्त लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा।
तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पहले सिस्टम का। जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो वाइब्रेटिंग मोड में आ जाते हैं, और जैसे वो वाइब्रेट करने लगेंगे तो वाइब्रेट करते करते क्या होगा कि वो वाइब्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की है जब एनर्जी सप्लाई की तब। अब वो जो हीट एनर्जी हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है बेटा, ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर बनाने के लिए वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इनके बॉन्ड्स को क्या करेगी, वीक करेगी। इनके बीच में वाइब्रेशन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और जिस वजह से क्या होगा, इनके बॉन्ड्स टूटेंगे और पार्टिकल्स अब अपनी फिक्स पोजीशन से हटकर वो अपनी फ्री मूवमेंट वाली स्टेट में चले जाएंगे। और जब ऐसा हो रहा होगा कि फ्री मूवमेंट वाली स्टेट में जा रहे हैं तो इसका नाम सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप इसका मतलब ये चीज समझ चुके हैं कि जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को, जैसा अभी ये सिस्टम आपके पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए था, इसमें जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, क्वेश्चन ये पूछा जाता है वेयर डज दैट हीट गोज, वो हीट कहाँ गया जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है। क्योंकि मान के चलिए आप 273 केल्विन 0.15 केल्विन पे ये आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। तो आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है, इस टेम्परेचर पे जैसे ही ये होने लगा क्या, मेल्ट होना शुरू हुआ, तो ऐसे केस में वही टेम्परेचर जो हैगा वो कंटिन्यूअसली जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो सारा का सारा जो आपका टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, इट विल रिमेन सेम। उस टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और उस वक्त वो टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन नीचे से आप हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करने के बावजूद उस टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट गई है वो गई कहाँ, उसका जो जवाब है कि वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है बेटा, वो एक्स्ट्रा हीट इन पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो बीकर होता है हमारा, ये जो आपके पास बीकर है, इस बीकर में को हीट करने के लिए इस बीकर का जितना भी कंटेंट होगा उस कंटेंट में वो हीट एनर्जी क्या होती है, वो कैसी होती है, हिडन होती है। कैसी होती है बेटा, हिडन, मतलब छिप जाती है एक तरीके से कहें तो जब वो बीकर हीट हो रहा होगा तो बीकर का कुछ कंटेंट होगा, उनमें जो हीट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। और इसी हिडन एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट। क्या बोला जाता है, लेटेंट। तो इस लेटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि लेटेंट किसे कहा जाता है। ओके, जैसा आपको अभी एक नया टॉपिक पढ़ना है उसके लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं कि यदि कोई सॉलिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, इट विल रिमेन सेम। अब ऐसा कैसे, उस चीज को यहां समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने क्या किया है, सॉलिड के पार्टिकल्स है, और सॉलिड के पार्टिकल्स को जब आपने हीट करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन, उसके बाद वाले टेम्परेचर पे ये क्या होने लगा, धीरे धीरे बॉयल होना, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। और मान के चलिए ये था आपका सॉलिड का कंडीशन और ये क्या आपकी लिक्विड कंडीशन। तो इसका अगर टेम्परेचर पूरा का पूरा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस बीच में जो टेम्परेचर होगा आपका वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन जो हीट एनर्जी लगातार कंटिन्यूसली इसमें जा रही है वो हीट गई कहाँ, क्वेश्चन यहां से आता है, वेयर डज इट गो, वेयर डज दैट एक्स्ट्रा हीट एनर्जी गोज, वो कहाँ जाती है वो एनर्जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है बेटा वो बीकर में प्रेजेंट, जो बीकर का कंटेंट होता है जब हम इसको हीट करते हैं, और बीकर में प्रेजेंट कंटेंट बीकर का खुद का कंटेंट भी है और साथ में इसमें जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भी है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के लिए तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ हीट होती है वो क्या करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देती है, ओवरकम कर देती है। क्या कर देती है, ओवरकम। ओवरकम का मतलब है कमजोर कर देती है, उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ देती है। और जब ऐसा होगा तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर फ्री स्टेट में आने लगेंगे। इसका मतलब सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और ये जो बीकर का कंटेंट होगा उस बीकर के कंटेंट में वो जाके क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, दैट इज हिडन। अब होता क्या है, यदि आपने कोई 1 kg सॉलिड लिया है और उस 1 kg सॉलिड को
मेल्ट करने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगाई गई किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलते हैं, उस प्रकार के प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, और उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा से समझिए इसको कैसे होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन 1 kg ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोला, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा हो, सेम हो। ये कंडीशन ध्यान रखना आप जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे, तो ये कंडीशन आपके ध्यान में रखनी है। उसी टेम्परेचर पे, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त जो अमाउंट की हीट एनर्जी में चाहिए होती है, उस हीट अमाउंट एनर्जी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये चीजें जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। अमूमन क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये समझ सकते हैं कि वाटर के केस में क्या होगा। जिस तरीके से अभी सॉलिड जो है आपका, ये जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसी तरीके से आप जो है इसको लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए समझ सकते हैं। अब एक बात और आप समझिए, यहाँ पर आपका जो टर्म आया था दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, को डिफाइन कर सकता है इस चीज को। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होती क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, जहां पर क्या हो, सॉलिड जो होगा ना वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मतलब ये हो गया कि आपका जो दबाव होगा, मीन्स प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक दाब, वो होगा आपका कांस्टेंट। उस वक्त वो वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा, जिस वक्त सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड में, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होगा, दूसरा फेज इसका पढ़ेंगे कि वो बीकर जो आपके पास था उसमें आप ये क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, और इस लिक्विड को जब आपने हीट किया तो हीट करने पर क्या हुआ, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गैस में कन्वर्ट हो गया। मीन्स गैस में कन्वर्ट होने का था, उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग गए और वेपर में कन्वर्ट हो गया। पहले किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। क्या हम इसका रीजन दे सकते हैं? आपको यहां ऑब्जर्व करना था टेम्परेचर, सेम एज इट इज, जैसे आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में समझाया था, सेम वही कंडीशन है कि इसका जो टेम्परेचर होगा बेटा, ये कैसा होगा, इट विल रिमेन सेम। कब? जब सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस वक्त जो टेम्परेचर होगा और इस वक्त जो टेम्परेचर होगा, दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा, इट विल रिमेन सेम। इतनी बातें समझ में आ गई। अब वही क्वेश्चन आता है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉयल होता है, तो हम जानते हैं लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा कितना होता है, 373 केल्विन। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस को ही तो बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर 273 केल्विन को ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। एक ही मतलब है, चाहे आप 373 केल्विन बोले या 100 डिग्री सेल्सियस बोले। ओके, तो लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी। तो बॉइल करने का मतलब है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इसको भी पहले समझ लेते हैं, उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसा आपने भी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पढ़ा कि वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप जानते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक बल्क फिनोमेना होता है। आपके पास एक बीकर है, ओके, आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में पार्टिकल्स नीचे हैं। ओके, आप मान के चलिए फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। अब क्या होगा, आपने इसको हीट किया, ट्राइपॉड स्टेट में रखा और आपने इसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने के बाद आपको इसमें क्या पता चला, धीरे धीरे वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। ओके, अब वेपर बनने स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब यह होगा कि उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सेम कंडीशन में रहा होगा, उस कंडीशन पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप 1 atm ले लीजिए, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या 1 बार ले लीजिए, बार में भी इसकी यूनिट होती है प्रेशर की। तो उस वक्त जो आप हीट देने के बाद लिक्विड को सॉलिड में जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो होगा क्या, फर्स्ट लेयर में सबसे पहले क्या होंगे, फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होने लगेंगे,
फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, वो एनर्जी सबसे पहले क्या करेंगे, गेन करेंगे। वो सबसे पहले एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद वो वाइब्रेट करने का सेकंड लेयर को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, देन थर्ड लेयर को, और उसके बाद धीरे धीरे जिस लेयर के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करने के बाद वो वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखेगा और लगातार ये वेपर स्टेट में जाता रहेगा। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग जो होती है एक बल्क प्रोसेस होती है, एक बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क का मतलब होता है पूरे सरफेस में, सिर्फ सरफेस पर न रहते हुए पूरे एरिया में, अंदर जितना लिक्विड के अंदर कंटेंट है वहां से लेकर आपका सरफेस के एरिया को लेकर, इसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वही चीज कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर क्या हो, आपका लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये कंडीशन आपको समझनी है। तो हमने यहां देखा कि जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, ये बात हम जानते हैं। ओके, अब हमने क्या किया ऐसी कंडीशन में कि इसको हीट दिया, और हीट देने पर क्या हुआ कि जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो उस टेम्परेचर को हमने नोट डाउन कर लिया, और लेकिन वो टेम्परेचर पूरी प्रोसेस के दौरान कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जब तक कि सभी के सभी लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक के लिए जो टेम्परेचर रहेगा इनका सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो गया कहाँ, वेयर डज दैट हीट एनर्जी गोज, गया कहाँ वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी। तो उसका भी रीजन सेम वही है जैसा आपका यहाँ पर है, जैसे आपको यहाँ समझाया गया था ये बीकर को लेकर। दोबारा से समझ लेते हैं। आपके पास ये बीकर था, ओके, और ये बीकर का खुद का कंटेंट भी होगा। ओके, बीकर का कंटेंट का मतलब ये हो गया कि बीकर जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड का पार्टिकल है तो उसके कंटेंट होंगे। आपने इसको क्या किया, नीचे से बर्नर के थ्रू इसको हीट देने की कोशिश की। इसमें जो आपके पार्टिकल्स रखे हुए हैं जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या होगा, ये है आपका लिक्विड का पार्टिकल। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, अभी भी उनमें थोड़ा बहुत है इंटरेक्शंस, उन इंटरेक्शंस को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बेटा। देखो, इन लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस अभी भी हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, ताकि और कमजोर हो जाए, और कमजोर होने के बाद ये क्या हो जाए, फ्री मूवमेंट इनका और बढ़ जाए। जब ये पार्टिकल्स और फ्री मूवमेंट हो जाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से लेकर कैसी हो जाएगी, इस तरीके से दूर दूर हो जाएगी। इसका मतलब अब ये कौन सा स्टेट आ चुका है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको एक बीकर मान के चलते हैं और उस बीकर में इस कंडीशन हो रही है कि पार्टिकल्स जो है उसके वेपर स्टेट में जाने लग गए, तो ये जो है आपका कुछ अमाउंट ऑफ हीट इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और कुछ जो हीट होती है वो आपके बीकर के कंटेंट में हिडन हो जाती है। क्या हो जाती है, हिडन। और यहाँ पर इस हिडन को हम लेटेंट कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं। और आप जानते हैं क्योंकि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। तो इस वक्त जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास अगर 1 kg का कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको आपने वेपर में कन्वर्ट करना है, और उसको वेपर में कन्वर्ट करते वक्त आपके पास क्या होनी चाहिए कंडीशन कि उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी मेंटेन होना चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में जितना भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे। और हम जानते हैं कि इस लिक्विड को वो है वेपर में कन्वर्ट करने जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए, इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपके बीकर के कंटेंट में जा चुकी है, और बीकर का कंटेंट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपके कि किस तरीके से लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम डील कर सकते हैं इनके जरिए। अब मेन चीज क्या है, आपने भी ये टेम्परेचर के बेस पर पढ़ने की कोशिश की इस चीज को, लेकिन क्या आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिएगा जरूर कि यदि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हीट देने के बाद, और लिक्विड हीट देने के बाद गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या कभी इसका रिवर्स हो सकता है, इज इट पॉसिबल? चलिए पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है बेटा, आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक्टिविटी है, ओके, एक एक्टिविटी है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बीकर है,
ओके, स्पैचुला है आपके पास। एक्चुअली एक वॉच ग्लास ले लेते हैं। आपके पास एक चाइना डिश है, उस चाइना डिश में आपने क्या किया, थोड़ी क्वांटिटी में अमोनियम क्लोराइड और थोड़ी क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या बोलते हैं बेटा इनको, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं NH4Cl को, और इसको क्या बोलते हैं हम, NaCl। और NaCl का नाम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ओके, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। इसका टेक्सचर जो होता है क्रिस्टलाइन होता है, छूने पर जब हम फिजिकल कैरेक्टर्स अगर इसका देखेंगे NaCl और सोडियम क्लोराइड के, अमोनियम क्लोराइड के, तो आपको दोनों चीज में क्या नजर आएगी, सिमिलैरिटी ये रहेगी कि दोनों का नेचर क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इसके अलावा वाइट इनका अपीयरेंस होता है। अब दोनों को हमने क्या किया, इस चाइना डिश में दोनों में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस मिक्स करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, आपको अलग से क्या करना है, एक एपरेटस कलेक्ट करके रखना है आपके पास। इस तरीके से आपके पास एक फनल होना चाहिए, आपके पास एडिशनल कॉटन प्लग होना चाहिए। ओके, और आपके पास एक बर्नर भी होना चाहिए। ओके, और आपके पास एक ग्लास रॉड भी होनी चाहिए। अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो आपका चाइना डिश है इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और NaCl को दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे ये चीज़ मिक्स हो गई है। और इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, इस अमोनियम क्लोराइड को अब हम क्या कर देंगे, बंसन बर्नर के जरिए इसको हीट प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका बर्नर है और आपने इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। आपने क्या किया, ऊपर से इसकी के ऊपर फनल लगाने की कोशिश की। और फनल लगाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दें, आपके पास जो फनल है उस फनल की जो टिप है उसको आपको कॉटन प्लग की मदद से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ओके, अब देखिए क्या होगा, आपके पास जो पूरा सेटअप निकल के आएगा कुछ इस तरीके से होगा। और इस फनल को आप इस बीकर के इस चाइना डिश के ऊपर इस तरीके से रखिए कि इसमें से ये क्या हो, एयर टाइट हो, इसमें से हवा आर पार ना जा सके। और इसमें आपने क्या लगा रखा है, यहाँ पे ऊपर पे कॉटन प्लग लगाया है। और आपका ये क्या चीज़ है, फनल है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे थोड़ी देर में, इसमें जो आपका अमोनियम क्लोराइड है और आपका जो सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। इसका मतलब ये है टेंडेंसी टू गेट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, टेंडेंसी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में उड़ने की टेंडेंसी रख सकता है। थोड़ी देर में क्या होगा, एक टेम्परेचर ये अटेन करेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड दे बोथ आर सॉलिड इन नेचर। ओके, अब क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड होगा उसके वेपर्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। ये वेपर्स है और ये वेपर्स ऑफ किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड वेपर के रूप में उठने लगेंगे। इसका मतलब इस जगह पे जो प्रोसेस हुई है क्या हुई है, हमें ये समझनी है कि जो सॉलिड था आपका वो सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ओके, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन एक्चुअली, सब्लिमेशन कैसे समझ सकते हैं, सेम एग्जांपल है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गेटिंग चेंज इनटू विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये है सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप जानते हैं कैम्फर होता है, कैम्फर का एग्जांपल है आपके पास। ओके, नेपथलीन वगैरह बॉल्स होती हैं, उनके एग्जांपल हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो आपको मिल गई हैं। अब ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड थोड़ी देर बाद क्या करेंगी, ये जो आपकी वॉल्स दिख रही हैं फनल्स की, इनकी दीवारों पे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से वेपर आएंगी और इस लेयर में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब आपके पास फनल इस तरीके से है फॉर एग्जांपल, ओके, ये फनल आपके पास, फनल्स के इन साइड में जो है आपके क्या हो जाएंगे, डिपोजिशन, ये होगा आपका डिपोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डिपोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स थे वो डिपोजिट हो गए। अब आप ग्लास रॉड लेंगे, ओके, ये आपका ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैच करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे, और निकालने के बाद इसका अमाउंट आप वे कर लोगे लास्ट में जाके। फिर आप देखेंगे कि क्या ये उतना ही पोर्शन निकला है जितना आपने यहाँ पे मिक्स किया था अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ। तो इस तरीके से जो अमोनियम क्लोराइड वोलेटाइल नेचर का था उसको हम दो अलग अलग मिक्सचर के से अलग कर सकते हैं, और इस सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए, जिसमें कि सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, इससे सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड भी अलग हो जाएगा। तो सब्लिमेशन जो होता है एक सेपरेशन टेक्निक होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सब्लिमेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे डिपोजिशन भी तो हो रहा है, डिपोजिशन किसका हो रहा है, गैस का हो रहा है, किसका हो रहा था, गैस का, और डिपोजिट हुआ है तो इसका मतलब वो डिपोजिट जो स्क्रैच करके निकाला जा रहा है वो कैसे रूप में, सॉलिड रूप में है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस और हुई है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन हुआ है। यदि सॉलिड का गैस में कन्वर्जन हुआ है तो गैस का सॉलिड में भी कन्वर्जन हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, ओके। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, ओके। तो अभी तक हमने जो इस पूरे लेक्चर में पढ़ा है वो ये है कि सॉलिड जो होता है उसको अगर टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर किया जाए लिक्विड में, और इसको टेम्परेचर किया जाएगा गैस में, और अगर इसको कूल कर दिया जाए तो लिक्विड में, और कूल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में। इसके अलावा आप ये भी पढ़ चुके हैं जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। तो सॉलिड जब गैस में होता है तो क्या बोलते हैं इसको हम, सब्लिमेशन प्रोसेस। ऐसे जब गैस सॉलिड में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिपोजिशन प्रोसेस। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं इस सभी के सभी टॉपिक आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर आते हैं। टेम्परेचर का हम यहाँ पर असर पढ़ रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर्स में, ओके। तो देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कैसे देखते हैं, इसको डील करते हैं। आपके पास सपोज एक एक्टिविटी है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपको एक एक्टिविटी करवाते हैं इसमें, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, और आपके पास ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन का मतलब होता है एक ऐसा यहाँ पर मशीन लगी है जिसको हम नीचे को प्रेशर क्रिएट करें तो नीचे को क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, ओके। और यहाँ पर आपके जो है गैस के पार्टिकल्स, क्या है बेटा, गैस पार्टिकल्स, ओके। दूसरी कंडीशन, आपका दूसरा सिलेंडर है, आपने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि पिस्टन पहले इस लेवल पे था तो अब पिस्टन कहाँ पहुंच गया, इस लेवल में आ गया, मतलब इस लेवल से पिस्टन जो है यहाँ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब प्रेशर क्रिएट किया गया यहाँ पे, और जब प्रेशर क्रिएट किया गया तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा और क्लोज आ गए। पहले तो दूर दूर थे लेकिन अब क्या हो गए, थोड़ा और क्लोज आ चुके हैं, दिख रहा है आपको। और इसी तरीके से हम इसका अगर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो तीसरी कंडीशन हमें कैसे मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल हमने प्रेशर यहाँ तक पहुँचा दिया, इसका ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी वजह से सारे जितने भी आपके पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लार्ज स्मॉल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स के बीच में जो है स्मॉल स्पेसेस दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, सॉलिड। जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसमें क्या सबसे ज़्यादा स्पेस है तो एक ही चीज़ क्या है बेटा, गैस। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपने जब प्रेशर क्रिएट किया, इसका मतलब प्रेशर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हाई प्रेशर। जब आपने प्रेशर क्रिएट किया तो प्रेशर क्रिएट करने पर क्या हुआ कि जो आपका गैस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इसी तरीके से जो आपका लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आई होप।
तो ये जो प्रोसेस है आपकी, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर क्रिएट करने पर, तो इसको हम लिक्विफेक्शन बोलते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पे लिक्विफाई हो जाती है। इसी तरीके से जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो हमें यही समझ में आया कि प्रेशर को बढ़ाने से चेंज ऑफ स्टेट होता है, और वो होता किस तरीके से है कि अगर हम डिफ्यूजन की भाषा में पढ़ें, या फिर हम बोलते हैं रैंडम मोशन की बात करते हैं, मूवमेंट, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो मोशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा गैस में होता है ना? उससे ज़्यादा किसके बाद होता है? लिक्विड में उससे कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ चेंज ऑफ स्टेट भी होता रहता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता जाएगा। क्लियर? एक्चुअली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर राइज करते हैं, मैंने बताया आपको कि एक जो पार्टिकल होता है वो क्या करने लगेगा, इस तरीके से क्या करने लगेगा, हर जगह डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेगा। और वाइब्रेट करने का मतलब ये हो गया कि अब ये अपनी पोजीशन क्या कर देगा? छोड़ देगा। इट विल लीव द फिक्स्ड पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। जब वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देगा, तो अगर पार्टिकल्स पहले इस स्टेट में थे, तो आप पार्टिकल्स किस स्टेट में चले जाएंगे? कुछ इस स्टेट में चले जाएंगे। इसका मतलब पहले वॉल्यूम अगर इसका V1 था, तो अब वॉल्यूम V2 हो चुका है। इसका मतलब V2 का वॉल्यूम V1 से बड़ा है। इसका मतलब पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और पार्टिकल्स दूर जाने का मतलब है यहाँ सॉलिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? जब प्रेशर को बढ़ाया गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम एक कंडीशन ले लें, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की कंडीशन, ये दो कंडीशन ऐसी होती है जिसको शॉर्ट में मैं बोलता हूँ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, HPLT की जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको बताती है कि जब कब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कब लिक्विड जो होगा आपका वो गैस में कन्वर्ट होगा, और कब गैस जो होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और ये सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा बड़े में समझते हैं। देखिए कैसे, आपके पास यहाँ सॉलिड है, आपके पास यहाँ पर लिक्विड है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? गैस है। सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन होता है, ओके, हमने पढ़ा था क्या होता है, उसको हीट देते हैं, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो हमने क्या बताया था, इसमें वेपराइजेशन प्रोसेस होती है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सब पढ़ा है। और इसी तरीके से जब सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड गैस में। अब क्या होता है? जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं इसको? लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो जाती है इसकी। और इसी तरीके से जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ओके, ऐसे ही अगर सॉलिड जो होगा गैस में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, तो हम पढ़ते हैं इसको क्या चीज? सब्लिमेशन प्रोसेस। और यदि ऐसा हो जाए कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया था, डायरेक्टली जब ऐसा होता है प्रोसेस, इसको भी हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं, लास्ट एग्जांपल है, वो है आपका सॉलिड CO2 का एग्जांपल। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली ये जो सॉलिड CO2 नाम क्यों दिया जाता है, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास वो जो हॉस्पिटल्स है, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर्स लगे होते हैं, उनके अंदर सॉलिड CO2 भरा होता है। ओके, और ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम में यूज में लाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली होता क्या है, इसमें पार्टिकल्स हाई प्रेशराइज में डाले जाते हैं। ओके, हाई प्रेशर होता है इसमें, और हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे। सॉलिड का रूप इन्होंने एग्जिस्ट किया होगा, इसमें सॉलिड होंगे। और इनमें जो नज़ल लगी होती है, नज़ल्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है। तो नज़ल छोटी होने की वजह से जैसे इस नज़ल में से ये आपके सपोज ये पार्टिकल्स जो हैं आपके, वो किसके हैं? ये पार्टिकल्स जितने भी क्लोज पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड CO2 के। और जैसे ही इसको इस नज़ल के थ्रू छोड़ा जाता है, तो ये बहुत स्पीड में, हाई स्पीड में छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स, मतलब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है सॉलिड CO2। इसीलिए इसको, ये सूखी गैस होती है इसलिए इसका नाम बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि ये लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है तो जहाँ पर कोई, मान के चलो कहीं पे आग लगी हुई है, तो उसके आग लगने का मतलब है यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस हो रही है और ये कंबशन प्रोसेस हो रही है। अगर कंबशन प्रोसेस होते वक्त इसके चारों ओर CO2 की ब्लैंकेट लग जाए तो CO2 की ब्लैंकेट की वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, एयर की सप्लाई को क्या कर देगा, एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। और जब एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा तो वहाँ पर वो चीज़ आग नहीं लगेगी। इसीलिए सॉलिड CO2 को हम सिलेंडर्स में हाई प्रेशराइज करके डालते हैं, और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने का। आज के लिए इतना टॉपिक एनफ है। आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।